नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस योग्यता उन्नति कौशल तर्क अभ्यास एवं मंथन के यूट्यूब लाइव और गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभाकर बाबुलकर, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युतावेशता क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि वर्तमान में गतिमान है, 2 कक्षाएं हम इसकी कर चुके हैं। आज हम तीसरी लाइव कक्षा में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की जो विषय सूची है जो हम आज पढ़ेंगे वो टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर टुडे, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स एक्सियल पोजीशन। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और तत्पश्चात हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली जो कक्षाएं जो हमने देखी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनमें हमने जो पढ़ा है उसका आज रिकैप यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, हमने देखा था यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चल रहा है, उसमें हमने कहा था कि 2 लेसन्स हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है जो वर्तमान में गतिमान है, इसमें हमने पढ़ा था जो विषय सूची थी पहले दिन, तो उसके आधार पर हमने देखा था कि जब कई सारे ऐसे हमने उदाहरण देखे थे, इस तरह की परिघटनाएँ जिनमें कि विद्युतरोधी पदार्थों से कुछ जो है जो घर्षण के कारण विद्युत आवेश का एकत्रित होना और उनका डिस्चार्ज हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मैट में जूते रगड़ने से इस व्यक्ति के शरीर पे भी आवेश जो है इकट्ठा हो रहा है, और जब ये व्यक्ति डोर हैंडल को छूता है तो तुरंत ही है आवेश जो है इसमें डिस्चार्ज है। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था किस तरह से आवेश आ जाता है कांच की छड़ में और रेशम में रगड़ने से। और इसके यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा था जिसमें हमने देखा था गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी कि विद्युत स्वर्ण स्वर्ण विद्युत दर्शी जो है, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी, इसकी जो 2 भुजाएँ होती हैं नीचे, जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को इसके पास में लाते हैं तो देखो ये फैल रही हैं, ये आपस में फैल जाती हैं इस तरह से, और इन पे चार्ज आने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण बल होता है और जब इसको छूते हैं तो ये सारा फिर दोबारा ये डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर देखिए चार्ज कैसे आता है घर्षण के द्वारा, उसके पीछे मूल कारण हमारा क्या था कि घर्षण के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का आदान-प्रदान एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है और उस वजह से चार्ज आता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में हमने पढ़ा था, कंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए जैसे चार्ज बॉडी को हम कंडक्टर इंसुलेटर के पास में ला रहे हैं तो कंडक्टर्स में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड में, चूँकि नेगेटिव चार्ज है, वो धनावेशित बॉडी के पास में आ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र है इसमें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से बंधे हुए इंसुलेटर्स में, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से हमने कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में भी अध्ययन किया था, उनमें डिफरेंसेस हमने देखे थे। और इसके अतिरिक्त जो हमने आगे इसमें अध्ययन किया था वो था कि जो कंडक्टर इंसुलेटर्स हैं उनके डिफरेंसेस भी हमने देखे थे, और साथ में हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके क्या कहते हैं, उनके प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने कूलम का नियम, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला कूलम का नियम हमने पढ़ा था, जिसमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन इस पे किए थे और कूलम का नियम हमने जो है वेक्टर स्वरूप में भी देखा था। मल्टीपल चार्जेस के बीच में विद्युत बल है वो देखा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देखी थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, और बहुल आवेशों के कारण जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद हमने बल रेखाएं जो कि क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके गुण और क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज की अगर 2 हों तो
उसमें किस तरह से क्षेत्र रेखाएँ होती हैं, नेगेटिव चार्जेस के बीच नेगेटिव चार्जेस 2 है तो उन 2 नेगेटिव चार्जेस के कारण किस तरह से क्षेत्र रेखाएँ होती है और एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो क्षेत्र रेखाएँ किस तरह की होती है और साथ में हमने देखा था जो यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है यानी कि जब क्षेत्र रेखाएँ परस्पर समांतर जैसे कि यहाँ पे दिख रही हैं, इस तरह की होती है तो इलेक्ट्रिक जो हमारा जो ये यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को प्रदर्शित करता है और अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे तो ये पिछली 2 वीडियोज़ का रिकैप था और हम देख रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव आज की कक्षा यहाँ से शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ है? विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, 2 बहुत ही सूक्ष्म आवेश लेकिन दोनों समान परिमाण में समान हैं और दोनों जो है प्रकृति में विपरीत यानी कि विजातीय आवेश हैं, तो उनके उनसे निर्मित एक निकाय जो होता है, इन 2 आवेशों से निर्मित निकाय, उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बेसिकली विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों के परिमाण समान हैं, ठीक है? इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्रमशः -q और +q चार्जेज़ हैं, ये वैल्यूज़ बराबर हैं, केवल इनके चिन्ह अलग-अलग हैं और ये इसका मध्य बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली रेखा जिसको हम द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं, इसका मध्य बिंदु ये O और इन दोनों आवेशों के बीच का जो सेपरेशन है, पृथक्कन है, वो 2a मान के हम चलते हैं। तो ये बीच की जो दूरी है वो 2a है, ठीक है? ये जो निकाय है 2 आवेशों से निर्मित ये निकाय, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इस निकाय में आप देखें कि अगर नेट जो चार्ज देखें तो नेट चार्ज इसमें 0 है क्योंकि -q प्लस q चार्ज टोटल अगर इनका करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है? तो द्विध्रुव का नेट आवेश 0 होता है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र होता है, किसी बिंदु पर माना कि यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो दोनों आवेशों के कारण अलग-अलग विद्युत क्षेत्र वो समान नहीं होगा। क्यों समान नहीं होगा? क्योंकि इनमें सेपरेशन है, एक ही पॉइंट पर दोनों आवेश नहीं हैं। इनकी दूरियाँ जो हैं इस पॉइंट से अलग-अलग हैं। मान लीजिए इस पॉइंट P की मैं बात करूँ, तो ये पॉइंट P जो है, यहाँ से दूरी जो होगी -q से इसकी दूरी अधिक है, जबकि +q से इसकी दूरी कम है। तो जहाँ से दूरी अधिक दूरी पर होता है, तो विद्युत क्षेत्र कम होता है और कम दूरी पर होता है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। यानी कि +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो कि इस दिशा में होगा, यानी कि आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आवेश से धनावेश से दूर की तरफ होता है। E प्लस क्यू मैं इसको नाम दे रहा हूँ, वेक्टर E प्लस क्यू ये धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है, जबकि ऋणावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा यानी कि -q चार्ज की वजह से वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश की ओर होगा यानी कि इधर को होगा और ये जो विद्युत क्षेत्र है E-q वेक्टर, ठीक है? यह छोटा होगा क्यों? क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है। तो ये छोटा है और E प्लस क्यू बड़ा है, तो क्या होगा कि नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा शून्य नहीं हो पाएगा, तो नेट विद्युत क्षेत्र जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ को इस डायरेक्शन में होता है ई नेट। टोटल ई इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र हैं, एक-दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण क्योंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, ये एक ही बिंदु पर नहीं है। द्विध्रुव बनाने वाले जो आवेश हैं, उनके पृथक्कन की तुलना में पृथक्कन से मतलब उनके जो बीच की जो दूरी है ये 2a इसकी तुलना में अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र निकालें वो दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि r इज़ मच ग्रेटर देन 2a है, तो उस केस में क्या होता है -q के कारण और +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा दूरी पर लगभग समान होते हैं क्योंकि जो a जो दूरी है, ये वाली दूरी, वो जो है r की तुलना में लगभग नगण्य है। तो इसलिए ये जो है विद्युत क्षेत्र जो होता है लगभग समान होते हैं दोनों के कारण। तो अगर दोनों कारण विद्युत क्षेत्र समान होते हैं तो लगभग वो एक-दूसरे को निरस्त कर लेंगे यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों लगभग बराबर आएँगे और विपरीत दिशा में तो एक-दूसरे को निरस्त कर लेंगे लगभग, ठीक है? एक बात और देखिएगा कि जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है ना, दूरी बढ़ने के साथ आपने पढ़ा विक्रम-वर्ग के नियम का पालन करता है कूलम्ब का नियम, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है विक्रम-वर्ग के नियम का पालन करता है। तो दूरी बढ़ने के साथ अगर एकल आवेश होता है, केवल एक आवेश होता है, तो वो उसकी वजह से जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, विद्युत क्षेत्र जो है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि तेज़ी से वो घटता है। लेकिन अगर हमारे पास एकल आवेश के बजाय विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण
बहुत अधिक दूरी पर क्या होता है कि जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, वैसे-वैसे जो है वो विद्युत क्षेत्र यहाँ भी कम होता है इस केस में भी, लेकिन ये और ज़्यादा तेज़ी से कम होता है एकल आवेश की तुलना में। एकल आवेश के कारण दूरी बढ़ने के साथ जो विद्युत क्षेत्र में कमी आती है, एक द्विध्रुव की वजह से दूरी बढ़ने के साथ जो विद्युत क्षेत्र में कमी आती है, वो अधिक होती है। ठीक है? अधिक तेज़ी से वो कम होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें हम देखेंगे कि ये बहुत ही ये जो विद्युत द्विध्रुव जो जितने भी हमारे पास होते हैं, उनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, भौतिक राशि। तो इसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो देखिए जैसे कि आपके सामने ये है विद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से निर्मित ये विद्युत द्विध्रुव है, जो कि बिंदु A पर -q चार्ज है, बिंदु B पर +q चार्ज है। और दोनों आवेशों के बीच में जो सेपरेशन है वो 2a है, ठीक है? तो बिंदु O जो है इसको मिलाने वाली जो रेखा जिसको हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है? ये अक्ष है द्विध्रुव की। इसका मध्य बिंदु जो है दोनों आवेशों के बीच का जो पॉइंट है वो O, ठीक है? ये सेंटर पॉइंट है, इनकी मध्य बिंदु है। तो यहाँ से O से लेकर के A तक की दूरी a होगी और यहाँ से यहाँ भी दूरी a होगी। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की 2a है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 2a। तो देखिए अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अगर ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी अवश्य होगा और यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसका परिमाण जो होता है, कोई भी एक आवेश ले लीजिए विद्युत द्विध्रुव का, दोनों आवेश समान है, उसका परिमाण आपने लेना है, यानी कि Q हमने ले लिया और दोनों आवेशों के बीच का जो पृथक्कन है यानी कि दूरी है 2a, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण के बराबर होता है और इस दिशा में होता है, यानी कि -q से +q की ओर होता है। वेक्टर p से इसे दर्शाते हैं और वेक्टर p का जो वैल्यू होगा, इसका परिमाण और एक इस दिशा में एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर हम कहेंगे। तो परिमाण कितना बताया था मैंने? q × 2a और p कैप क्या है? -q से +q चार्ज की ओर क्या हुआ? एकांक सदिश है। p कैप क्या है? वेक्टर p कैप, ये p कैप -q से +q की दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P का जो SI मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक और गुणा 2a का मात्रक। 2a है दूरी तो इसका मात्रक होता है मीटर और Q आवेश है, इसका मात्रक हम जानते हैं कूलम होता है SI मात्रक। तो कूलम मीटर इसका SI मात्रक होता है और इसकी जो डायमेंशन होती है यानी कि विमा होती है, Q की विमा जानते हैं हम AT होती है, हमने पढ़ा था Q बराबर IT, Q बराबर I × T, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है? इस फॉर्मूले के अनुसार I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय, विद्युत धारा की विमा होती है A, समय की विमा होती है T, तो Q की विमा बन गई AT और 2A जो कि दूरी है इसकी विमा होती है L, तो ये बन गया LTA। इस तरह से इसकी डायमेंशंस आ जाती हैं। तो ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा से सदिश राशि है -q से +q चार्ज की ओर इसकी दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम सीखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र कैसे हम इसको परिकलित करते हैं और इसके लिए दो अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। देखिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, पहली कंडीशन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर यानी कि एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल पोजीशन है यानी कि अक्षीय स्थिति है, जो अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है उसको अक्षीय पोजीशन बोलते हैं। वहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव है, -q और +q चार्ज से मिलकर के बना हुआ। ओ इसका मध्य बिंदु है और ए और बी के बीच की दूरी यानी कि इसकी द्विध्रुव की लंबाई 2a जैसे कि आप देख पा रहे हैं और -q से +q को मिलाने वाली जो रेखा है जिसको हम अक्ष कहते हैं, यही वो अक्षीय स्थिति है। तो इस अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु कहेंगे। तो इस पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब बात करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण -q से +q चार्ज की ओर होता है। इस दिशा में होता है, वेक्टर p से इसको दिखाते हैं। इसका वैल्यू मैंने कहा था q × 2a के बराबर होता है, ठीक है? दिशा आपके समक्ष है। यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु p यानी कि विद्युत द्विध्रुव का जो सेंटर है, बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु p है। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र अगर कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट हमारा अक्षीय स्थिति में है क्योंकि अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव
माइनस क्यू चार्ज के कारण अलग निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अगर निकालना चाहें हम, तो हमको माइनस क्यू चार्ज यानी कि A से लेकर के P तक की दूरी पता होनी चाहिए, जो कि आपको समक्ष है। ये दूरी R है, सेंटर से P तक की दूरी, और O से A तक की दूरी हमारे पास स्मॉल a है। तो यानी कि ये भी जुड़ेगी इसमें, तो R प्लस A हो जाएगी ये दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक। और इसकी जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, चूँकि माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है? माइनस क्यू चार्ज की ओर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, यानी कि ऋण आवेश की ओर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है? और इसका वैल्यू देखें, तो वैल्यू इसका इतना आता है, वेक्टर ई माइनस क्यू इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन जो चार्ज है क्यू, अपॉन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए से लेकर के पी तक की, जो कि आर प्लस ए है, तो यहाँ पर आर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि इसकी दिशा किधर है? वेक्टर पी के अपोजिट है। वेक्टर पी इधर है, तो इसकी दिशा इस साइड में है। ठीक है? वेक्टर पी के अपोजिट ये डायरेक्शन में है। तो ये जो दिशा होती है वेक्टर पी के अपोजिट, ये जो है माइनस पी कैप, इसका एकांक सदिश इस दिशा में होता है। चूंकि वेक्टर पी की दिशा में एकांक सदिश पी कैप है, तो वेक्टर पी के अपोजिट यानी कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जो एकांक सदिश होगा, वो माइनस वेक्टर पी होगा, तो माइनस वेक्टर पी कैप होगा। तो हम माइनस लगाएंगे और पी कैप लगाएंगे, इसमें बाकी चीजें ऐसे रहेंगी। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र आया माइनस क्यू आवेश के कारण, और प्लस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र देखें, तो वो जो होगा, ये अपने ये जिक्र कर चुके हैं। पी कैप क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में एकांक सदिश है, यानी कि इस डायरेक्शन में एकांक सदिश है। अब देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालें, तो यहाँ पर आपकी दूरी चेंज हो जाएगी, बाकी सब वही रहेगा, और दिशा भी चेंज हो जाएगी। बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, और ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस आर है, तो ओ से बी तक की डिस्टेंस में घटाएंगे तो बीपी हमारे पास आ जाएगा। बीपी कितना आएगा? आर माइनस ए आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम आर प्लस ए की जगह आर माइनस ए यूज करेंगे, और दिशा किधर होगी? चूंकि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का निर्देश, और इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इससे चार्ज से दूर, धनावेश से दूर की तरफ होता है। तो ये डायरेक्शन होगी ई प्लस क्यू, वेक्टर ई प्लस क्यू। ठीक है? साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस ए है, और ये डिस्टेंस आर प्लस ए है। तो चूंकि यहाँ पर हर में आती है डिस्टेंस, या नीचे डिनोमिनेटर में आती है, तो भिन्न का मान बड़ा होगा, यानी कि ये वाला वेक्टर बड़ा होगा। वेक्टर ई प्लस क्यू बड़ा है अपेक्षाकृत वेक्टर ई माइनस क्यू के, यानी कि ये वेक्टर जो है बड़ा है इसके। ठीक है? तो इसलिए नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा? बीपी दिशा में होगा, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायरेक्शन होगी नेट विद्युत क्षेत्र की, जो कि इस तरह से आएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? पहले प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, जो कि आएगा इसी तरह से आएगा जैसे ऊपर हमने किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस है यहाँ से बी से पी तक की, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि इसकी दिशा जो है वेक्टर ई प्लस क्यू की दिशा वेक्टर पी की ही दिशा में है, तो इस दिशा में हम एकांक सदिश क्या लेंगे? वेक्टर पी कैप लेंगे। तो वेक्टर पी कैप, जबकि यहाँ माइनस पी कैप आया था, चूंकि यह विपरीत दिशा थी वेक्टर ई माइनस क्यू की। तो इस तरह से हम इसको दोनों वेक्टर्स को निकाल दिया हमने। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो इन दोनों का वेक्टर ई माइनस क्यू, वेक्टर ई प्लस क्यू का हमको वेक्टर योग चाहिए, यानी कि सदिश योग चाहिए। तो सदिश योग करके हम यहाँ पर ई, जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, कुल विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वेक्टर ई बराबर क्या होगा? वेक्टर ई प्लस क्यू प्लस वेक्टर ई माइनस क्यू। तो यहाँ वेक्टर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो ऐड करेंगे इनको। ठीक है? और तब हमारे पास ये वेक्टर ई इसकी डायरेक्शन में आएगा, बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी कि वेक्टर ई प्लस क्यू की डायरेक्शन में, जो कि किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी कि वेक्टर पी की ही दिशा में है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, जोड़ेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। और ये क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। पी कैप भी दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ से बचा, ये यहाँ से माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर बचा, और इस वाले में बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस में बचा। तो ये प्लस में आएगा, तो इधर प्लस में कर लेंगे, और ये माइनस में आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे। आगे चलते हैं, इसको, इस वैल्यू को याद रखिए, आगे देखिए, इस वैल्यू को हम कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये चित्र था इस तरह का डायपोल का, यहाँ पर देखिए वो वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी किया है, वेक्टर ई का वैल्यू ये। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे
तो हमारे पास कुछ एलसीएम इस तरह से आएगा कि एलसीएम लेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा कितना, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab, यानी कि 4 ए आर बन जाएगा हमारे पास। और नीचे हमारे पास आ गया आर माइनस ए की दो घात है, आर प्लस ए की दो घात है। अगर इनकी एक एक घात लें, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और दूसरी घात में भी फिर दोबारा आर माइनस ए आर प्लस ए लोगे तो फिर एक बार और आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किया है 4 AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बाकी ये चीज़ कॉमन थी, ये हमने यहीं लिख दी। वेक्टर पी का कॉमन था, ये हमने लिख दी। तो इस तरह से इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है। हम एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास Q इंटू 4AR है। Q इंटू 2A, इसका वैल्यू हम जानते हैं P होता है, परिमाण है, विद्युत आघूर्ण का परिमाण है। तो यहाँ से Q इंटू 2A करते हैं, और 2A तो 2 और बचेगा, 2R बचेगा, तो यानी कि P इंटू 2R बचेगा। हम इसको Q इंटू 2A इंटू 2 और कर सकते हैं, इसको बराबर Q इंटू 4R को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे Q इंटू 4R है, Q इंटू 4AR है, सॉरी, Q इंटू 4AR है हमारे पास। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q इंटू 2 2 4 इंटू A इंटू R, ये बन गया। तो इसकी जगह Q इंटू 2A की जगह हम कर लेंगे P, ठीक है, और बचा 2R और बचेगा इंटू 2R। तो इसकी जगह हम P इंटू 2R लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम यही करेंगे, इसकी जगह P इंटू 2R, P इंटू 2R हमने कर दिया, बाकी चीज़ें वही की वही है, वैसे के वैसे हैं। तो आगे बढ़ें, तो इसके बाद अधिक दूरियों के लिए, अगर बहुत अधिक दूरियां हैं तो r जो है अगर 2a की तुलना में बहुत ज़्यादा है अगर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को इग्नोर करेंगे। और जब a स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो ये राशि बन जाएगी r स्क्वायर की घात 2, जो कि r की घात 4 आ जाएगी। और यहाँ ऊपर एक r और है, तो r की घात 3 रह जाएगा अगर इस r को हटाते हैं तो 2p अपॉन आर क्यूब हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आता है। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। और आगे देखिए, विद्युत के विषुवतीय तल में स्थित बिंदु पर एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो इक्वेटोरियल प्लेन है उस पर स्थित कोई बिंदु है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास ये विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी जो हमारे पास बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हमारे पास क्रमशः आवेश रखे हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है 2a। तो यहाँ पर अगर जो अक्ष है इसकी ए और बी को मिलाने वाली रेखा, वो अक्ष कहलाती है, ये अक्ष कहलाती है। और इस अक्ष पर स्थित बिंदु, मध्य बिंदु जो इसका है वो O है। इस O बिंदु से होकर जाने वाला कोई एक तल अगर हम लेते हैं, तो वो तल जो होता है हमारा, यहाँ पर पहले पहले देख लेते हैं, वेक्टर पी की बात करते हैं। वेक्टर पी जो है हमारा जो विद्युत जो आघूर्ण है जिसकी हम बात की थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा पर होता है कि दिशा में होता है ये। और यहाँ पर जो विद्युत जो आघूर्ण है जिसका वैल्यू हमारे पास होता है क्यू इंटू 2a होता है। और यहाँ पर जो ये आप तल देख रहे हैं, ये तल जो है ये तल मध्य बिंदु से होकर के जा रहा है। और ये जो है इस अक्ष पर, जो ये अक्ष है यहाँ पर, इसके अक्ष इसके लंबवत तल है, इस अक्ष के लंबवत तल है, यानी कि इस अक्ष पर लंबवत है और मध्य बिंदु से होकर जा रहा है। तो इसको हम विषुवतीय तल यानी कि एक्सटेरियर प्लेन बोलते हैं। और इस तल पर स्थित कोई बिंदु हो, मान लीजिए वो r दूरी पर स्थित एक बिंदु है, बिंदु P है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण
तो हमको पता है अगर हम विद्युत क्षेत्र अगर निकाल रहे होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस आवेश से उस पॉइंट की दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से -q से p तक की दूरी यानी कि a से q तक की दूरी और साथ ही हमें पॉइंट B से P तक की दूरी यानी कि ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो पहले हम ज्यामिति से इन दोनों दूरियों को निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लंब रेखा थी और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर जो है ये समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज AOP और समकोण त्रिभुज BOP। इसमें ये भुजा कॉमन है, ये और ये भुजाएं बराबर हैं, ए के बराबर हैं और ये कर्ण भी इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो इनका वैल्यू अगर हम देखें, AP बराबर BP और उसका वैल्यू हम समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कैसे कि AP बराबर BP बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग यानी कि r का स्क्वायर प्लस ओ ए यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, उसका वर्गमूल आप कर देंगे तो ये वाली भुजा आ जाएगी, एपी आ जाएगी। तो आप अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, दोनों बराबर हैं। अब देखिए, द्विध्रुव के -q आवेश के कारण विषुवतीय तल में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अगर हम निकालना चाहें, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, तो वो कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा ये विद्युत क्षेत्र? तो इसको निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस तो आपको पता हो गई, तो आपको पता है फॉर्मूला लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ये डिस्टेंस का वर्ग आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप करेंगे आवेश -q के कारण यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो उसका वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आवेश q अपॉन ये डिस्टेंस का वर्ग। इस डिस्टेंस का वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी? चूंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस चार्ज की ओर, ऋण आवेश की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ये विद्युत क्षेत्र वेक्टर E माइनस क्यू होगा, जो कि P से A की ओर की दिशा में होगा। इसी तरह से हम दूसरे प्लस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर निकालते हैं, तो ये भी ऐसे निकलेगा। डिस्टेंस वही है, लेकिन केवल दिशा का अंतर पड़ेगा। प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, दिशा जो होती है प्लस क्यू से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और दूर की तरफ होता है, यानी कि जो विद्युत प्लस क्यू के कारण जो विषुवतीय तल में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा, E प्लस क्यू का वैल्यू भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये दूरी वही है, आवेश का वैल्यू भी वही है, तो सेम रहेगा। केवल हमारा डायरेक्शन है वो B से P की ओर, यानी कि PP दिशा में इधर को होगा, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, E वेक्टर E प्लस क्यू। अब इस तरह से हमारे पास दोनों हमारे विद्युत क्षेत्र आ गए, दोनों आवेशों के कारण। तो पूरे द्विध्रुव के कारण जब हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का हम सदिश योग करेंगे। और वो सदिश योग कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टरों को वियोजित करना है दो लंबवत घटकों में। वो लंबवत घटक किधर-किधर हैं? एक तो OP दिशा में है, OP के अनुदिश ऐसे में, यानी कि इसका लंबवत घटक इधर निकालेंगे और इसका इधर निकालेंगे। ऐसे ही इस ए बी के समानांतर, यानी कि इस डायरेक्शन में भी हम निकालें। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि वेक्टर E माइनस क्यू का जो परिमाण है और E प्लस क्यू का परिमाण है, दोनों समान है, केवल दिशा में अंतर है, परिमाण समान है। तो इसको भी याद रखेंगे। वैल्यू कितना है हमारा, E माइनस क्यू का वैल्यू और E प्लस क्यू का वैल्यू सेम है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हम आगे यूज करेंगे इसको, और दोनों को परस्पर लो दो लंबवत घटकों में। तो देखिए अब कैसे इनको ऐड करेंगे हम दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर E माइनस क्यू और वेक्टर E प्लस क्यू को। तो पहले देख लेते हैं वेक्टर E माइनस क्यू को। तो वेक्टर E माइनस क्यू के हम दो घटक बनाएंगे, जो कि हमारे पास इन डायरेक्शंस में होंगे। एक इस दिशा में होगा, जो कि होगा E माइनस क्यू साइन थीटा, जहाँ थीटा हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो ये वाला घटक बनेगा E माइनस क्यू साइन थीटा। इधर बनेगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे इसके टुकड़े करेंगे, प्लस क्यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करेंगे E प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यानी कि इधर की साइड होंगे जो जो BA के अनुदिश होंगे, वो कॉस थीटा वाले होंगे, E माइनस क्यू कॉस थीटा और E प्लस क्यू कॉस थीटा। रही बात इनकी, ये E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा,
चूँकि ये दोनों ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू के परिमाण समान हैं, तो इनके भी परिमाण समान होंगे और जब इनके परिमाण समान होंगे लेकिन एक दिशा में विपरीत हैं, तो ये एक-दूसरे को निरस्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। ई माइनस क्यू के हमने 2 घटक किए, ई माइनस क्यू sin थीटा, ई माइनस क्यू cos थीटा। कैसे? एक ये वाला घटक ई माइनस क्यू sin थीटा और ये वाला घटक ई प्लस ई माइनस क्यू cos थीटा, इधर वाला, ये वाला। ठीक है? ऐसे ही हम वेक्टर ई प्लस क्यू का 2 घटक बनाएँगे, तो वो हैं, इस डायरेक्शन में घटक होगा कौन-सा? ई प्लस क्यू sin थीटा और ये डायरेक्शन में घटक होगा ई प्लस क्यू cos थीटा। देखिएगा कैसे? ये ई प्लस क्यू sin थीटा और इधर वाला घटक होगा ई प्लस क्यू cos थीटा। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिएगा ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के वैल्यू भी हमने देखे थे कि दोनों इक्वल हैं दोनों के दोनों, ठीक है? परिमाण में समान है, केवल दिशा में अलग है, तो परिमाण इनके समान है। कितना है परिमाण? ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? ये ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा भी बराबर होंगे एक दूसरे परिमाण में, दिशा में विपरीत हैं, इसलिए इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम इनको जोड़ेंगे ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू को, वेक्टर्स को, तो ये वाला और ये वाला घटक तो कट जाएँगे, 0 हो जाएँगे, निरस्त हो जाएँगे। ठीक है? लंबवत वाले। और जो हमारे क्षैतिज वाले घटक हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में घटक हैं, ये वाले घटक, ये आपस में जुड़ जाएँगे। कौन से? ये और ये दोनों जुड़ जाएँगे। ठीक है? ये दोनों ऐड हो जाएँगे। तो देखते हैं कैसे ऐड होंगे। ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू वेक्टर हैं। 2 के द्विध्रुव की अक्षीय लंबवत घटक जो होंगे, वो बराबर और विपरीत होंगे, यानी कि साइन-साइन वाले, एक दूसरे को निरस्त करेंगे और अक्ष के अनुदिश घटक जो हैं, वो संयोजित हो जाएँगे, यानी कि जुड़ जाएँगे। तो ये वाले घटक जुड़ करके ये बन जाएगा जो हमारा अभी बन के आया है, ये वाला रेड वाला। ठीक है? दोनों का टोटल कॉस वाले टोटल ई माइनस क्यू कॉस थीटा वेक्टर प्लस वेक्टर ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इन दोनों का टोटल कितना आएगा? देखिए इसमें ई माइनस क्यू कॉस थीटा परिमाण है इसका, ठीक है? और इसका परिमाण ई प्लस क्यू कॉस थीटा है। और चूँकि दिशा इसकी किधर है? इस साइड में है, यानी कि वेक्टर पी इधर है, वेक्टर पी के ऑपोज़िट है। तो क्या करेंगे? इसमें हम परिमाण तो ये हो गया, लेकिन दिशा के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर पी के ऑपोज़िट एकांक सदिश, वो क्या होगा? वेक्टर पी की दिशा में एकांक सदिश तो पी कैप, वेक्टर पी कैप है। ऑपोज़िट क्या होगा? माइनस पी कैप, इसलिए माइनस साइन आया, पी कैप आया। ठीक है? तो ये हो गया। अब बात करते हैं ई माइनस क्यू का वैल्यू और ई प्लस क्यू का वैल्यू। आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू दोनों बराबर है। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है तो हम ई माइनस क्यू की जगह ई प्लस क्यू लिख सकते हैं, और अगर ई प्लस क्यू इसको लिखते हैं तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये भी ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो दोनों ऐड होकर के 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा बन जाएंगे, और आगे माइनस साइन है तो बनेगा हमारे पास ये। ठीक है? अब ई प्लस क्यू का वैल्यू अगर हम लिखते हैं ये वाला, ठीक है, और 2 का भी गुणा करेंगे इसमें, और कॉस थीटा साथ में रहेगा, कॉस थीटा का वैल्यू बाद में रखेंगे, तो माइनस क्यू अपन 4 पाई से माइनस तो था ही, 2 भी था तो ये 2 ही आ गया, और आगे क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे आ गया, और साथ में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एंड पी कैप हमने कर दिया। कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए, ये एंगल हमारा थीटा है, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि ये दूरी आधार है, चूंकि ए है, और कर्ण ये दूरी है, तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट को हम लिखते हैं 1/2 पावर, तो इतने का और मल्टीप्लाई करेंगे, इस cos थीटा की जगह ये हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ए आ जाएगा इसके साथ, तो ए यहाँ आ जाएगा, तो देखो ए आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ये ऐसे कैसे आ गया? माइनस था, माइनस भी आ गया। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की एक घात है, और ये आधी घात ही है, तो 3/2 पावर हो गई। 1 प्लस 1/2, 3/2 पावर हो गई। बाकी पी कैप है, पी कैप है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेशन इस तरह से डाल देंगे। अब देखिएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देखेंगे क्यू इंटू 2a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको पता है कि p बनता है, परिमाण बनता है, और इस p का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, p कैप के साथ, तो ये बन जाता है वेक्टर p। तो यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर p बन जाएगा, तो वेक्टर p ये बन गया। बाकी आप चीज़ें देखिए, माइनस है, माइनस यहाँ भी है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, और इसकी 3/2 घात है, 3/2 घात आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कैसे हम इसको
सॉल्व कर रहे हैं। अब एक चीज़ हम लेते हैं कि अगर r जो है, जो दूरी है ये वाली r, वो अगर इन दोनों के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन जो कि 2a का है, उसकी तुलना में अगर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आप a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में छोड़ सकते हैं। ठीक है? इफ r इज़ ग्रेटर देन, r बहुत बड़ा है 2a की तुलना में, तो r इज़ मच मच ग्रेटर देन a भी होगा, तो r स्क्वायर इज़ मच 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 ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा। यानी कि r स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर की तुलना में इतना ज़्यादा होगा कि आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इसको इग्नोर करिए, तो बचा आपके पास क्या, r स्क्वायर की घात 3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो पावर 3 हो जाएगी। तो p अपॉन r क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा p अपॉन r क्यूब। देखिएगा, E इज इक्वल टू 1-1/4 वेक्टर p अपन r क्यूब होता है। और वहां हमने देखा था 2p अपन r क्यूब था, प्लस साइन था। प्लस साइन का मतलब वेक्टर p की डायरेक्शन में था वो, और यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था वेक्टर p के ऑपोजिट। यानी कि देखिएगा, वेक्टर p हमारा इस डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास नेट जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि वेक्टर p के ऑपोजिट आ रहा है। तो एंटी पैरेलल टू वेक्टर p, यानी कि प्रति समांतर होता है विद्युत क्षेत्र किसमें, विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर, उतनी ही दूरी पर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि 2p अपन 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपन r क्यूब होता है, 2 वेक्टर p अपन r क्यूब होता है, तो उसका आधा होता है परिमाण में। और दिशा विपरीत होती है, उसमें दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इसमें दिशा होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। ठीक है? तो ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे कि आपको समझाया गया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो फील्ड लाइंस होती हैं, क्षेत्र रेखाएं होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। उस पूरे क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहता है। तो यहाँ पर देखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, तो अगर मान लीजिए ई तीव्रता का एक क्षेत्र है, और उसमें एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव गुण कितना है, वेक्टर p के बराबर है, जो कि हम जानते हैं कितना होता है, q इंटू 2a के बराबर होता है, और दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो और वो ऐसे रखा है कि क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस तरह से हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, देखते हैं, समझते हैं इसको। तो ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है, पूरे में ये ई तीव्रता है इसमें, और इस पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रख दिया है। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, और इनको ये मिलाने वाली रेखा जिसको अक्ष भी बोलते हैं, और ये जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मध्य बिंदु अगर इसका O है, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये है वो वेक्टर p की डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। और वैल्यू आपको बताया मैंने, q इंटू 2a, कोई भी एक आवेश लेंगे, और बीच का जो सेपरेशन, बीच की जो दूरी है दोनों आवेशों की, वो लेंगे, उसका गुणा करेंगे। और पी कैप का मतलब है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है? और यह जो है क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं इधर है, जबकि वेक्टर p की दिशा ये है। तो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखने का मतलब होता है कि द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना, यानी कि वेक्टर p और वेक्टर e के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ये वाला कोण थीटा है, ये कोण आप देख रहे हैं, ये थीटा है। इस तरह से अगर इसको रखा है, तो इस पर जो बल लगेंगे क्योंकि ये आवेश हैं, 2 आवेश हैं विद्युत द्विध्रुव में, ये विद्युत क्षेत्र में रखे हैं दोनों, तो इस पर बल लगेंगे माइनस क्यू चार्ज पर भी और प्लस क्यू चार्ज पर भी। आप जानते हैं प्लस क्यू चार्ज पर बल कितना लगता है और माइनस क्यू पर कितना लगता है, दोनों पर समान लगता है। बल जो होता है आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर तथा बल की दिशा में होता है। यानी कि जो धनावेश है उस पर बल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और ऋणावेश पर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा। यानी कि ऋणावेश पर बल जो है वो इस दिशा में है, और जितना ही आवेश है Q और जो विद्युत क्षेत्र है उसके गुणनफल के बराबर होगा, Q इंटू वेक्टर E, लेकिन विद माइनस साइन इसलिए क्योंकि इसकी दिशा वेक्टर E के ऑपोजिट है, इधर को है, और वेक्टर E इस साइड। ऐसे ही, तो ये तो हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल, जिसको हम वेक्टर एफ डैश दिखा रहे हैं, प्लस क्यू आवेश
पर जो बल लग रहा है वो वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई। यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और धनावेश पर जो बल की दिशा है वो एक ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों बल कैसे बराबर है? क्यू ई, यहाँ भी क्यू ई है, परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। इसकी दिशा इधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है। लेकिन इसमें जो जो बल तो लग रहे हैं, नेट बल तो जीरो है, लेकिन यहाँ पर ये बलिगुम बनाते हैं, यानी कि घुमाने की, बलिगुम क्या करता है? घुमाने की प्रवृत्ति रखता है द्विध्रुव को, या कि जिस पर भी बलिगुम लगता है उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी होती है रोटेट करने की। तो ये इसको रोटेट करेगा। किस दिशा में रोटेट करेगा? इस बल के कारण रोटेशन बनेगा क्लॉकवाइज, इसके कारण भी बनेगा क्लॉकवाइज, तो ये घूम करके इधर को आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ऐसे है, ऐसे है तिरछा, तो ऐसे घूम करके आ जाएगा, ऐसे घूम कर आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, उसकी प्रवृत्ति होती है इसकी, बलिगुम की। तो ये बलिगुम कब बनता है, इसको भी ध्यान से देखते हैं कि जो बल की क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो देखिएगा बल की जो क्रिया रेखा होती है, पहले तो ये क्यू आवेश पर बल हमने देख लिया था, ये बल की क्रिया रेखा है जो कि बल की दिशा में खींची गई रेखा है, जो आपको दिखी भी डैश लाइन है, ये इस बल की क्रिया रेखा है वेक्टर एफ की। इसकी क्रिया रेखा क्या होगी? इसकी दिशा में खींची गई कोई रेखा होगी, काल्पनिक रेखा, ये इस बल की क्रिया रेखा है। दोनों रेखाएं आप देख रहे हैं, इसकी ये और इसकी ये, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, मतलब डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो बलिक बनेगा, और एक है तो बलिक नहीं बनेगा। ठीक है, और बलिक में क्या होता है फिर, इसको देखते हैं। दोनों बल जो है बराबर विपरीत हैं, और उनके समान भी हैं, बराबर बराबर भी हैं, विपरीत भी हैं। इन बलों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन्स ऑफ एक्शन है, यानी कि क्रिया रेखा है, वो अलग अलग है। अतः ये दोनों बल क्या करेंगे? एक बलिक का निर्माण करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्रिया रेखाएं हैं। और बलिगुम कितना लगता है, बलिगुम का आघूर्ण कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या? कि कोई भी एक जो बराबर विपरीत बल लगते हैं, तो उनमें से एक बल का परिमाण आप ले लीजिए, क्यू इंटू ई सपोज। ठीक है, और जो दोनों बलों की क्रिया रेखा है, ये दोनों, इनके बीच की जो लंब दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लंब डालेंगे हम, तो ये जो वाली जो दूरी होगी, इसका गुणा हम करेंगे, तो बलिगुम का आघूर्ण हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसा भी मैंने बताया कि बलिगुम का आघूर्ण का जो परिमाण होता है, बल के परिमाण तथा प्रति समांतर एंटी पैरेलल बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, ये वाली दूरी, तिरछी नहीं, लंबवत दूरी, यानी कि यहाँ से लंब डालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, लंब डालते हैं। ये लंब डाला हमने, तो ये लंब बड़ा बी सी, यहाँ पर ये एंगल आएगा 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो बी सी और क्यू ई का गुणा, इस क्यू ई और बी सी का गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले हम बी सी का वैल्यू निकालते हैं। इस समकोण त्रिभुज बन रहा है आपके पास बी सी ए, ये बी सी ए समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में आप क्या करें? बी सी लंब है, और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? बी सी अपन ए बी साइन थीटा। तो बी सी इक्वल क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। और ए बी का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a, तो 2a साइन थीटा, तो ये बनेगा 2a साइन थीटा। तो द्वितीय पर बलयुग्म का आघूर्ण होगा क्यू ई इंटू बी सी, क्यू ई इंटू बी सी का वैल्यू 2a साइन थीटा, अभी हमने बताया, तो ये हो गया। और आप जानते हैं Q इंटू 2a, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हम जानते हैं। Q इंटू 2a इक्वल P, तो इसकी जगह P रख दो, बाकी बचा आपके पास E साइन थीटा, तो P E साइन थीटा टाउ का वैल्यू है। वेक्टर स्वरूप में अगर देखें, तो वेक्टर स्वरूप में हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर टाउ इज इक्वल वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। चूंकि हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी वेक्टर P, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाउ जो होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलिगुम का आघूर्ण, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी दिशा होती है वेक्टर P और वेक्टर E दोनों को मिलाने वाले तल के लंबवत होती है। ठीक है, दोनों को मिलाने वाले तल के लंबवत होती है, और राइट हैंड स्क्रू रूल, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से इसकी दिशा दी जाती है। कैसे इसकी दिशा हम कैलकुलेट करते हैं? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से हम क्या करते हैं, हम अपना पेन जो है या कोई भी चीज़, स्क्रू है, स्क्रू को राइट हैंड में पकड़ेंगे, और इसको वेक्टर P से वेक्टर E की तरफ को घुमाएंगे। तो ये जो है, जिधर को स्क्रू आगे बढ़ेगा, तो इसमें स्क्रू नीचे की तरफ को आगे बढ़ेगा इस केस में, तो इसकी दिशा होगी लंबवत अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये मैक्सवेल के राइट हैंड स्क्रू रूल से ये करते हैं, इसकी दिशा निकाली जाती है। बलागुण का कार्य मैंने पहले भी बताया आपको, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। द्विध्रुव है इस तरह से
ठीक है, ऐसे द्विध्रुव रखा हुआ है, तो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र माना कि इस डायरेक्शन में है, तो ये इसको घुमा के विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में कर देगा। विद्युत क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रवृत्ति इसकी होती है। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसको घुमा देता है, ठीक है? और जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये दोनों जो आवेश होंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, देखिए, इस तरह से बन जाएगा। एक आवेश यहाँ जाएगा प्लस क्यू वाला, और माइनस क्यू वाला यहाँ जाएगा। तो अब बल होगा माइनस क्यू पर इधर की तरफ, और प्लस क्यू पर इधर की तरफ, क्यू ई, और इस पर भी क्यू ई माइनस में, ठीक है, ई डायरेक्शन में। तो ये दोनों बल की क्रिया रेखा अगर आप देखें, ध्यान दें, तो दोनों की क्रिया रेखाएं एक हो गई। तो मैंने कहा था क्रिया रेखा अलग अलग है तो बलयुग्म होगा, और अगर क्रिया रेखाएं एक हो जाती है तो बलयुग्म नहीं लगता है। यानी कि जब ये संरेखित कर देता है बलयुग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में, तो फिर इस पर बलयुग्म लगना बंद हो जाता है, बलयुग्म का वैल्यू शून्य आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा था, बलयुग्म बलागुण की जो दिशा होती है वेक्टर पी तथा वेक्टर ई को मिलाने वाले तल, यानी कि जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, उसके तल के लंबवत होगा, और इस केस में अंदर की तरफ होगा। क्यों होगा अंदर की तरफ? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको इधर को घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है, ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। वेक्टर पी को वेक्टर ई की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, तो हम पी से ई की तरफ को चलाएंगे स्क्रू को, ऐसे राइट हैंड में, लेफ्ट में नहीं, राइट हैंड में, और इसको चलाएंगे ऐसे, तो आप देखेंगे स्क्रू नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हमने तल ऐसा रखा हुआ है, इस तल में हम यहाँ पे देख रहे हैं वेक्टर पी इधर है, वेक्टर ई इधर है, ये वेक्टर पी इधर है, वेक्टर ई इधर है, तो पी से ई की तरफ को इसको चलाएंगे ऐसे, तो ये एडवांस करेगा नीचे, तो ये लंबवत अंदर की ओर को इसकी दिशा होगी, ठीक है। ये आपने 11th में ही पढ़ा होगा, वेक्टर को, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और इस नियम को बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1.9। इसमें लिखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, यानी कि एक प्लस 10 माइक्रोकूलम का है, एक माइनस 10 माइक्रोकूलम का आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र 1.18, अभी देखते हैं चित्र को, में दर्शाए अनुसार, जो ए पार्ट है इसका, उसमें है धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। किसी बिंदु P पर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, तथा बी पार्ट है इसका, द्वितीय के अक्ष के अभिलंबवत O से चित्र 1.18 बी में दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु प्लस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन भी है इसका, इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं चित्र 1.18 ए। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस 10 माइक्रोकूलम का, यहाँ प्लस 10 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दे रखा है 5 मिलीमीटर है, ये 5 मिलीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर। और यहाँ से सेंटर से यहाँ से दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आपको यहाँ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु है P, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, ये द्विध्रुव हो गया, तो द्विध्रुव का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमको पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब अक्षीय स्थिति में होता है, ठीक है। एक तो हम इस तरह से कर लेंगे, एक हमने जैसे कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए हमने जो एक्सप्रेशन हमने निकाला, मतलब उसको डिराइव किया उसका फॉर्मूले को, तो उसमें हमने अलग-अलग चार्जेस की वजह से हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, फिर उनको मतलब वेक्टर सम किया था। तो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। तो मेथड 1, मेथड 2 ए पार्ट के लिए, ऐसे मेथड 1, मेथड 2 बी पार्ट के लिए। एक डायरेक्ट मेथड होगा, एक इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिएगा 2a का वैल्यू 5 मिलीमीटर है, जिसको हम 2.5 मिलीमीटर, a का वैल्यू हो जाएगा आधा, या हम लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। 2.5 मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, और हमने डेसिमल को एक पीछे और किया तो -3 की जगह -2 हो जाएगा, ठीक है। हम आगे देखिए, r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 15 में 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, तो ये हो गया।
उसके बाद मेथड 1 को जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको करते हैं, यानी कि अलग-अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उनको वेक्टर सम करेंगे। बिंदु P पर प्लस 10 माइक्रो कूलम, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? यहाँ पर से दूरी, ये दूरी चाहिए हमको BP दूरी, तो यहाँ से दूरी है R 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली दूरी। इसमें से हम ये दूरी घटाएँगे, यानी कि A घटाएँगे, तो R माइनस से A करेंगे। R माइनस A का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है? ये आएगा। ये फॉर्मूला लगाएँगे, वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ Q का वैल्यू 10 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 ऑलरेडी है, 10 की घात -6 इंटू 10 कितना हो गया? 10 की घात -5, 10⁻⁵ कूलम दिया गया। ऐसा ही सिस्टम में 10⁻⁵ बना देंगे, ठीक है? याद रखेंगे उसको। अब यहाँ पर R माइनस है, R का वैल्यू 15 इंटू 10⁻² है, A का वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻² है, 10⁻² को कॉमन ले लीजिए, 15 माइनस 0.25, 15 माइनस 0.25 इंटू 10⁻², और उसका करना आपको स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी, ठीक है? इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट होकर के हमारे पास आता है, देखिएगा, लगभग कितना 4.13 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, और दिशा होती है, क्योंकि धनावेश है, धनावेश से दूर की तरफ, यानी कि PP दिशा में, ये डायरेक्शन, ठीक है? PP दिशा में, B से PQ इधर को विद्युत क्षेत्र, मतलब दूर, धनावेश से दूर होता है, और ऋणावेश की ओर होता है, ठीक है? अब ऋणावेश के कारण निकालते हैं। बिंदु P पर आवेश माइनस Q बराबर -10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम का वैल्यू भी वही होगा जैसे भी हमने निकाला था, 10 की घात -5 कूलम, ठीक है? तो E2 का वैल्यू हम क्या करेंगे, अब की बार इसके कारण निकाल रहे हैं, तो इसके कारण ये दूरी ऐड हो जाएगी, यहाँ तक की तो R है, तो ये A ऐड हो जाएगी, R प्लस A, तो इसमें R माइनस A आया था, यहाँ पर R प्लस A आ जाएगा, ठीक है? बाकी सब चीज़ें वही रहेगी। तो यहाँ पर 15 माइनस 0.25 क्या था, 15 प्लस 0.25 करेंगे यहाँ पर, बाकी चीज़ें वही, सब सेम है, कोई अंतर नहीं। और अब कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है 3.86 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसकी दिशा अपोजिट होती है, यानी कि चूंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, बिंदु से आवेश को, ऋण आवेश को मिलाने वाली रेखा का निर्देश आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर, यानी कि ये डायरेक्शन में होता है। ये डायरेक्शन में E2 आएगा, और इस डायरेक्शन में E1 आएगा, और दोनों का टोटल करोगे, वेक्टर योग करोगे, तो क्या होगा, आपको देख रहे हैं E1 का वैल्यू बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, 10⁻6 यहाँ भी है, यहाँ भी, पर ये 4.13 3.86, तो बड़े की डायरेक्शन में, बड़े से छोटे को घटाएंगे, बड़े की डायरेक्शन में, यानी कि क्या करेंगे, 4.13 में से 3.86 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 10⁻6 तो कॉमन है, वो रहेगा, ठीक है? तो हमारा फाइनल E आ जाएगा, दोनों को टोटल करेंगे, नेट विद्युत क्षेत्र P पर क्या आ जाएगा, E1 में बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4.13 इंटू 10⁻6 माइनस 3.86 इंटू 10⁻6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा 0.27 इंटू 10⁻6, और इसको 0.27 को हम लिखते हैं, डेसिमल को एक प्लेस इधर करते हैं, 2.7, तो ये आ जाएगा 10⁻5, एक पावर कम हो जाएगी, और दिशा ए बी के अनुदिश, यानी कि ए से बी की ओर, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये फाइनली जो आपको दिख रहा है ई का डायरेक्शन, ठीक है? ये हो जाएगा ए पार्ट, हमने इनडायरेक्ट मेथड से कर लिया। अब डायरेक्ट मेथड से कर देंगे, जो कि हमारे पास सीधा सीधा जो फॉर्मूला है अक्षय स्थिति वाला। तो अब देखते हैं वही वाला क्वेश्चन, हम मेथड 2 यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। क्यू का वैल्यू हमारे पास दे रखा था 10 × 10⁻6, 2a का वैल्यू 5 मिलीमीटर था, जिसको हमने ए बराबर 2.5 × 10⁻3 मीटर कर दिया, ठीक है? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आर का वैल्यू 0.15 मीटर हो गया। द्वितीय गुण निकालेंगे, क्योंकि उसमें 2p अपॉन आर क्यूब आता है, तो p चाहिए हमको, तो q इंटू 2a, क्यू का वैल्यू हमारे पास है 2a, a हमारे पास ही है, इसका डबल करेंगे, यानी कि 2.5 का डबल 5, 2a का वैल्यू डायरेक्ट में ले लें, 5 × 10⁻3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है? ये विद्युत द्विध्रुव गुण आ गया। जब विद्युत द्विध्रुव गुण आ गया, तो आपको चाहिए दूरी, कौन सी वाली, आर चाहिए होती है उसमें, आर, ठीक है? तो आप फॉर्मूले लगाएंगे, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा ई एक्सएल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, हमने पढ़ा था, और दिशा थी वेक्टर p की डायरेक्शन में, यानी कि -q से +q की ओर, यानी कि दिशा तो यही रहेगी, ठीक है? फाइन,
इसका वैल्यू रखा ये 2p का वैल्यू, p हमारे पास ये है 2 इंटू p का वैल्यू अपॉन r का वैल्यू 0.15 रखा हमने मीटर, सब एसआई में है तो ये भी एसआई में न्यूटन पर कूलम आएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कैलकुलेट किया लगभग 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश मतलब ये डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर पी की डायरेक्शन कह सकते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की। तो ये हमारा पहला वाला हो गया, दोनों 2.66, वो हमारे पास आया था 2.7 इंटू 10⁵ तो लगभग बराबर है। मतलब ये हमारा फॉर्मूले का प्रूफ भी हो गया कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो बिल्कुल परफेक्ट है, फॉर्मूला सही है मतलब। चलिए बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या था। अब बी पार्ट में हमारा था 1.18 बी, जो डायग्राम है यानी कि फिगर है जो कि बुक में दे रखा था वो ये है। तो इसके हिसाब से देखिए ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पर आप देखेंगे दो आवेशक है, -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल हमारा कि थीटा है और ये दूरी हो गई ए और ये दूरी हो गई ए, 2a हो गई। इसका वैल्यू आपको दे रखा था 5 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का 2.5 मिलीमीटर और ये दूरी वही है 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 मीटर, ठीक है। मेथड 1, इसको भी हम पहले इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं यानी कि अलग अलग आवेश के कारण निकालते हैं। बिंदु क्यू पर आवेश +10 माइक्रोकूलम इस वाले के कारण जो बी पर रखा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो क्या होगा, मिलाने वाली रेखा का निर्देश धनावेश से दूर यानी कि ये होगा वेक्टर E1 की डायरेक्शन ये होगी। और वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस आपने पहले भी निकाली थी, कितनी होती है r² √r² + a² होती है ना। ये a होता है, ये r होता है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी कि बी क्यू का स्क्वायर होगा r² + a²। और बी क्यू कितना होगा √r² + a²। तो फॉर्मूला लगाएंगे अब 1/4πε0 q इसका स्क्वायर कितना बना √r² + a²। और इसका स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा ना, वर्गमूल हट गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो कुछ कैलकुलेट करके ये आता है 3.99 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और दिशा होगी बी से क्यू की तरफ। क्यों क्यों होगी ये बी से क्यू की तरफ, क्योंकि ये जो है धनावेश है, तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र धनावेश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के निर्देश धनावेश से दूर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। अब है -q यानी कि 10 माइक्रोकूलम का बिंदु Q पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, लेकिन इस आवेश के कारण निकालना है। और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, यानी कि E2 इधर हुआ है, E2 की डायरेक्शन ये। और वैल्यू वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो भी कितनी है r² + a² का वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या होगा r² + a²। तो फॉर्मूले में वर्ग आता है तो क्या करेंगे 1/4πε0 q/r² + a² सेम होगा, मतलब यही, ठीक है। वैल्यू तो वही होगी यानी कि आंसर भी वही आएगा, यही वाला आएगा, ठीक है। E2 का वैल्यू वही आया, लेकिन दिशा क्या होगी Q से A की तरफ। तो दोनों की दिशाओं में अंतर है, वैल्यू देखिए वैल्यू सेम है, ठीक है। अब इसको टोटल कैसे करना है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था जब हमने विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र निकाला था द्विध्रुव के कारण, तो हमने इसको दो घटकों में विभाजित किया था और इसको भी दो घटकों में विभाजित किया था। तो इसके जो लंबवत घटक थे ये वाले वो कट गए थे, साइन साइन वाले कट गए थे, बराबर होते हैं क्योंकि और विपरीत होते हैं, और ये वाले जुड़ जाते हैं ना, कॉस कॉस वाले जुड़ जाते हैं। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। E1 और E2 के जो परिमाण है ये और ये सेम है, परिमाण समान है, तो E1 बराबर E2 हम लिख सकते हैं परिमाण के हिसाब से, दिशा में अलग अलग। तो इसके जो अनुदिश घटक है कौन से, ओ क्यू के अनुदिश घटक यानी कि लंबवत वाले, वो साइन साइन वाले वेक्टर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर विपरीत होंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि जो ये बी ए है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में होता है ना, इसमें इस डायरेक्शन, इसके समानांतर जो घटक होंगे इधर वाले वो ऐड हो जाएंगे। कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो होंगे बी से ए की तरफ होंगे, ऐसे एंटी पैरेलल टू वेक्टर पी, ठीक है। प्रति समांतर वेक्टर पी की प्रति समांतर। वेक्टर पी की डायरेक्शन तो आपको पता है ये होती है ना, वेक्टर पी की डायरेक्शन, तो वेक्टर पी के ऑपोजिट आता है, ठीक है। समांतर होते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं। तो ये जोड़ देंगे हम इन दोनों को,
तो जोड़ के देखते हैं। नेट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कितना आता है? नेट करेंगे तो E1 का वैल्यू भी वही है, E2 का वैल्यू भी वही है। ठीक है, तो क्या बनेगा? E2 की जगह हम E1 लिख सकते हैं फिर। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा हो गया। तो E1 का वैल्यू ये वाला ले लीजिए। ठीक है, E1 हो गया। और cos थीटा का वैल्यू इसमें 2 भी आएगा। ठीक है, 2 नहीं लिखा मैंने, 2 भी आएगा इसमें 2 भी आएगा, 2 का गुणा मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक है, 2 E1 है ना, 2 भी मल्टीप्लाई होगा इंटू 3.99 इंटू 10⁻6 इंटू cos थीटा, ये थीटा आधार, ये क्या आधार ए, और कर्ण कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये और आ जाएगा ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू कितना था? 0.15 मीटर, और ए का वैल्यू कितना था? 0.25। ये 0.25 है, 0.5 यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, तो ये 0.25। तो इसको आप अगर वैल्यू लिख करके करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए वैसे तो 0.25 आना था, लेकिन क्या किया हमने, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू हमने लिया है इसमें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कितना? 0.25, 0.25 सेंटीमीटर में, और ये भी हमने सेंटीमीटर में ले लिया। आर का वैल्यू सेंटीमीटर में 0.15 था, और ए का वैल्यू भी 0.25 था। तो ये 0.1 ये था, सेंटीमीटर में 15 था, और ए का वैल्यू 0.25 था। तो ये भी हमने सेंटीमीटर में ले लिए। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई छूट गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करके देखते हैं, तो लगभग लगभग वही आता है 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और दिशा होती है बी से ए की डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होती है। ई नेट 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर, ये तो हमने इनडायरेक्ट मेथड से कर लिया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। जो विषुवतीय तल के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, परिमाण की मैं बात कर रहा हूँ। अगर दिशा सेट करेंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर माइनस पी की लगाएंगे। तो यहाँ पर परिमाण की बात करें तो परिमाण, अब इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्यू का वैल्यू आपके पास है, 2a का वैल्यू है तो a निकल जाएगा। ठीक है, आपने q इंटू 2a करके आपने p निकाल देना, जो कि पहले भी हमने किया, और जो आया था हमारा वही यहाँ पे भी आएगा, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, सेम आ। अब क्या करना है आपने? विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र डायरेक्ट r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ये r दूरी पर स्थित विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर, जो कि r दूरी पर कितनी, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, परिमाण की मैं बात कर रहा हूँ, परिमाण इतना होता है। दिशा की बात करेंगे तो वेक्टर पी के ऑपोजिट, यानी कि माइनस पी कैप आएगा। पर यहाँ पर दिशा की बात नहीं कर रहे हम, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। तो ये होता है परिमाण। तो इसमें पी का वैल्यू हमारे पास है ये वाला, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर में आ गया, और इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के कुछ इस तरह से आता है। ये भी बनता है सेम 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, वो भी डायरेक्शन होगी बी ए के अनुदिश, यानी कि इस डायरेक्शन। तो इस फॉर्मूले से, इस मेथड से, डायरेक्ट फॉर्मूले से, और जो इनडायरेक्ट मेथड हमने किया, दोनों से सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, वो भी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो बस यहीं पर ये क्लास हम समाप्त करते हैं। होमवर्क आपके लिए ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो होमवर्क है आपका, गूगल क्लासरूम में भी आपके पास भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, और अभी आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, यूट्यूब से भी ले सकते हैं। तो वीडियो पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करके आप इसकी सॉल्व करें, और इस सॉल्यूशन को आप गूगल जो क्लासरूम है, उसमें आप इसका आंसर्स समय दे सकते हैं, और ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, और थैंक्स फॉर जॉइनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।